हेलो बच्चों, मैं आमिर जीदार और हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन को खत्म कर लिया है। रिफ्रैक्शन में भी हमने सीखा था कि किस तरह से तब एक ही इंटरफेस हो तो उसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन से डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज मैं आपको रिफ्रैक्शन का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं और वो स्टडी आगे कैसे बढ़ेगा। मान लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है हमारे पास दो मीडियम का होना। एज यूजुअल मैंने आपको बताया है पुरानी क्लासेस में कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। कैसे? लाइट रे अगर एक इस तरह का इंटरफेस हो, एक अकेला इंटरफेस हो, तो उस अकेले इंटरफेस में किस तरह का रिफ्रैक्शन होता है, ये इंटरफेस के लिए हम लोगों ने बातें कर ली थी। लेकिन अगर एक ऐसा नहीं हो करके हमारे पास दो इंटरफेस हो तो क्या होगा, यानी कि एक ये इंटरफेस। अच्छा बच्चे, इंटरफेस तो तुम्हें समझ आ रहा हो ना क्या होता है ना? इंटरफेस ये होता है जो दो मीडियम का बंटवारा करे, यानी कि जैसे एक मीडियम यहां पर M1 और एक मीडियम यहां पर M2, उन दोनों को ये बांटता है, तो ये कौन? इंटरफेस। यहां की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने वही रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस हैं, यानी कि जो इंटरफेस है, वो एक ये ले रखा है, यानी कि यहां पर मीडियम M1, फिर दूसरा मीडियम M2, और उसी के पैरेलल में एक रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, बेसिकली इंटरफेस है, उसके पैरेलल में एक और इंटरफेस रखा हुआ है, देन अगेन मीडियम M1, यानी कि दो बार रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने बोला था कि रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। ये वाला पार्ट ही मैंने पढ़ा दिया था। अब हमने सोचा कि अगर मान लीजिए एक सिंगल लाइन से रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया हमने, अगर हमारे पास दो इंटरफेस हो, यानी कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो, तो क्या रिफ्रैक्शन होता है, उसको भी हमने स्टडी कर लिया। लेकिन अगर हम दो ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखें बट उनको पैरेलल नहीं रखते हुए किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड कर दें तो क्या होगा? एंगल पर इंक्लाइंड करने का मतलब यह होगा कि अगर मान लीजिए एक इंटरफेस ये ऐसा, ये भी सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये एक ऐसा, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो अब आपको समझ आया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, प्रिज्म की बात करने जा रहा हूं। यानी कि पहले हमने सिंगल इंटरफेस का पढ़ा, फिर डबल इंटरफेस पैरेलल, फिर डबल इंटरफेस बट इंक्लाइंड एट एन एंगल, किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो। अब यहां तक की स्टडी के बाद फिर पता है क्या होने वाला है? सोचो क्या होने वाला है कि ये तो हमने कहा था प्लेन इंटरफेस लिए थे, यानी कि प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिए थे। इसके बाद प्लेन नहीं तो हम क्या लेंगे? हम कर्व्ड लेंगे। कर्व्ड एक रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसके बाद कर्व्ड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो यहां से क्या बन गया? ये लेंस। यानी कि आगे की स्टडी इस तरीके से बढ़ने वाली है। आगे हम लोग इस प्रिज्म के बाद लेंस पर जाएंगे, फिर लेंस की कंडीशन स्टडी करेंगे, फिर इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट, अरे मैंने सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं ना। तो हम किस पर आ गए? अब एक दो पढ़ लिया है, तीसरे पर आ गए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में कि ये प्रिज्म क्या होता है, इस प्रिज्म में किस तरह से लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी पेन कॉपी निकाल लें, खैर निकाल ली होंगी तो लिखना पढ़ना स्टार्ट करें और बड़े ध्यान से बातों को सुने। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनना और समझना यार, बात को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर कट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास दो इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि दो इंटरफेस जो किसी एंगल पर इस तरीके से रखे हुए हैं, और इसको हमने कह दिया दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए। बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट हो, सीधा हो, किसी दूसरे टाइप का हो, किसी तरह का हो यार, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्शन है, हमारी लाइट जिस भी इंटरफेस से टकराने वाली है, जिस भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने वाली है, वो दोनों ये हैं। इसमें लाइट जाएगी नहीं, इसका हमें कोई यूज ही नहीं। तो तब भी इस तरह का होता है प्रिज्म। तब भी मान लीजिए दो इंटरफेस एक दूसरे पर किसी एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड हो, ऐसे इंक्लाइंड हो, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये एक प्रिज्म की शेप है ना। ये वाला पार्ट ऐसे, इस तरीके से ये इंटरफेस ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे एक दूसरे के किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग प्रिज्म कहा करते हैं। अब यहां से देखो क्या होगा, इस प्रिज्म में किसी भी मेटल का बना हुआ, कांच का बना हुआ, जिसका बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ रहा होगा। तो यहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कह दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 μ1 जो भी आप कहें। अब लाइट रे यहां से ऐसे एंटर की, भाई ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम को बहुत ही ज्यादा एंगल्स हम इसमें बना देंगे तो बड़ा ही एकदम से पूरा, है ना, इसमें पूरा एकदम से सब चीजें इंटरफेस मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। अभी से ही एक लाइट रे यहां पर आके इंसिडेंट हुई, जैसे इस इंटरफेस में लाइट रे आके टकराई तो उसको क्या चाहिए? नॉर्मल। तो हमने एक नॉर्मल दिया, इसको हमने एक इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ किया। देखो ये नॉर्मल, यानी कि इससे परपेंडिकुलर, इस इंटरफेस से परपेंडिकुलर होगा ना भाई नॉर्मल। तो
ये होगा नॉर्मल, इसके लिए ये नॉर्मल, N1 कह दिया, पहले सरफेस के लिए था। तो ये लाइट रे यहां से कैसे जाना चाहती थी, तो ये लाइट रे यहां से एकदम से सीधा जाना चाहती थी। बच्चों हर एक पॉइंट, हर एक बात सिखाने वाला हूं मैं आपको प्रिज्म की, फोकस करिएगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां से ये जो एंगल बना, दैट इज फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे, पहली बार जाके टकराई तो पहला इंसिडेंट एंगल, और मैंने उसको I1 कह लिया। क्लियर कट बातें करेंगे साफ साफ। इसको मैंने क्या बोल दिया, I1। लाइट रे सीधा जाना चाहती थी, ये एयर मीडियम था, ये ग्लास मीडियम है, यहां से लाइट रे तब यहां पर गई तो क्या, तो वो बेंड होगी। बेंड कहां पर, टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे जाना चाहती थी लेकिन उसको नॉर्मल तरफ मुड़ना पड़ेगा। अब वो यहां से ऐसे नॉर्मल तरफ बेंड हुई, वो बच्चों यहां पहुंची। ये आपकी कौन सी लाइट रे है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है। ये कौन सी है, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इसको भी क्या चाहिए, इसको भी भाई नॉर्मल चाहिए, इसको नॉर्मल चाहिए, तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं भाई। हमने इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, ये हमने सेकंड इंटरफेस के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया। बात मेरी ढंग से सुनते रहना भाई। यहां से ये एक नॉर्मल है, ये हमने क्या किया, एक दूसरा नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे यहां पे जाके टकराई तो फिर से इस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम फिर से रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो यहां से लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन उसको फिर से बेंड होना है। अब वो फिर से बेंड क्यों होगी, तो फिर से बेंड इसलिए होगी क्योंकि ये मीडियम फिर से चेंज हुआ और अब की बार डेंसर टू रेयर चेंज हुआ। इसका मतलब लाइट रे जो जा रही है वो कहां से जाएगी, तब हम डेंसर टू रेयर जाते हैं तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो लाइट रे यहां से ऐसे गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये आपकी इंसिडेंट रे P Q, फिर Q से कहां पहुंचे हम लोग, R, Q से R क्या, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हुआ यहां पे, और फिर R से S क्या, दैट इज एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में तब वो दोबारा से रिफ्रैक्ट हुई। आपको दिखाई तो पूरा दे रहा होगा ना इसमें, हाँ यस क्लियर है। तो यहां से ये आपकी कौन सी रे हुई, दैट इज एमर्जेंट रे, ये आपकी एमर्जेंट रे यहां पर आती है। तो यहां पर एंगल बनाइएगा, तो ये एंगल आपका क्या है, दैट एंगल इज R2, क्योंकि सॉरी R1, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, पहला रिफ्रैक्टेड एंगल इज व्हाट, उसका नाम दे दिया हमने R1। क्लियर कट बात है, साफ साफ। दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या, अब ये तो मीडियम सेम है, तो हमने कहा ना इसमें हम RR की बात क्या करते हैं कि ये सब रिफ्रैक्शन एंगल है, यहां पर रिफ्रैक्शन है, तो इसको हमने क्या कह दिया, हम इसको कह लिया कि ये R2, राइट। और फिर दोबारा से तो वो बाहर चला गया, तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या, इसको हमने कह दिया I2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम मीडियम, पूरा का पूरा सेम मीडियम, सेम एंगल का नाम I। ये एक इसके अंदर एक सेम मीडियम, उसका नाम क्या, उसका नाम भी सेम R। तो मीडियम सेम तो एंगल सेम, ये मैंने पहले भी बात की आपसे, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताया है, राइट। तो यहां से बच्चों ध्यान दे मेरी बात, यहां से ये जो एक एंगल है, ये भी एक एंगल बना, नॉर्मल से बीच में इधर का नॉर्मल उधर का नॉर्मल, इसको मैंने कह दिया O, दैट इज एंगल O। यहां पे आके मीट हुए, A Q R O P S S N1, ये N2 नॉर्मल 2, दैट A इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। लिख देता हूं मैं यहां पे, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों डायग्राम में आपको कोई डाउट नहीं होगा, डायग्राम आप बिल्कुल से समझ गए होंगे, सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और ये दोनों क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, म्यू। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें यहां पर यह चीज निकालनी है कि ये जो प्रिज्म था या ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म ने लाइट रे को कितना डेविएट किया। जो लाइट रे सीधा जाना चाहती थी उसके साथ कितनी छेड़छाड़ की इसने, किरण इधर जा रही थी उसके साथ कितनी छेड़छाड़ की किरण के साथ कि वो इधर जाने लगी। किरण के साथ छेड़छाड़ हमें निकालनी है कि कितनी हुई, यानी कि कितना ज्यादा डेविएशन हुआ। तो इसको अगर मैं ऐसे बैक ट्रेस कर लूं, पीछे की तरफ ले आऊं ऐसे, यहां से इसको मैं ऐसे मिला देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अब ये लाइट रे यहां से ऐसे सीधा जाना चाहती थी, टिंग 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 ऐसे मुड़ के यहां चल गई, तो इसका मतलब वो अपने रास्ते से इतना भटकी ना भाई, ऐसे जाना चाहती थी और ऐसे चली गई। दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। काम खत्म, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये तो हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा, ये डेल्टा ही तो हमें निकालना है। ये डेल्टा क्या होगा, ये डेल्टा अपन को कैलकुलेट करना है। पूरे डायग्राम में आपको हर एक बात बहुत क्लियरली दिखाई और समझ आ रही होगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां से बिल्कुल स्टार्ट करता हूं भाई। ये एंगल कितना है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल। तो यहां से देखो ये 90 ये 90, 180।
यहां से ये ए और ये दूसरा एंगल क्या उसका ओ, यानी कि क्यू ए आर ओ के अंदर इन चारों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए 360। दो ये एंगल कैसे हो गए 90 90, तो ये दोनों कितने बचे 180, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, असमंजस, असुविधा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो यहां पे एक ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल है जो यहां से ये वाले ट्रायंगल है जो यहां से ये वाले ट्रायंगल है जो इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो देखो क्या है यहां पे, मेरी बात फिर ढंग से सुनिएगा। यहां पर क्या है, ये जो R1 R2 O, इनमें आपको बड़े ढंग से सुनना क्या क्या रिलेशन बन, देखो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस O, भाई ये एंगल O बचा ना यहां पे, प्लस एंगल O इज इक्वल टू व्हाट, इन तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का एडिशन कितना 180। भाई साहब कुछ विधा ही नहीं ना, R1 R2 O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको मालूम है कि यहां पे देखो O भी दिया है, O 180, O 180, इसका मतलब ये A किसके बराबर है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। हाँ कैसे, देखो भाई ये A इसके बराबर आ रहा है ना इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो इनके कंपैरिजन से हमारे पास क्या आया, ऑन कंपैरिजन, तब हमने इनको कंपेयर किया तो कंपैरिजन के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। दैट इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर मैं कहता हूं कि दैट इज इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये हमने थर्ड इक्वेशन के बारे में बात की। क्लियर है, यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, राइट। तो इन तीनों इक्वेशंस की बात करूं मैं आपसे करूं तो इन तीनों में हमें A, O और R को बेसिकली डील करना पड़ा। अब इनको हम ऐसा भी डील कर सकते हैं, ये जो आपका A, R इनका रिलेशन, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी बता दूं क्या, चलो वो बता देता हूं मैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, और ये तो हमने O को इन्वॉल्व करके 180 लिया, अब हम A को इन्वॉल्व करके 180 ले लें तो क्या, यानी कि ये वाला एंगल, ध्यान सुनने वाली बात है भाई, ये भी समझना है, इस बात को भी खास बातें हैं। ये वाले ट्रायंगल, ये यहां से ये, फिर ऐसे इधर और ये इधर, यानी कि AQR, ये एंगल कितना हुआ भाई, ये टोटल एंगल कितना है, दैट एंगल इज 90, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो ये दो नॉर्मल है ना भाई। ये एंगल कितना है 90। मुझे अगर ये एंगल निकालना हो तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, देखो मैं यहां पे बनाता हूं इसको जूम करके। जूम सर कैसे कर सकते हो आप, हाँ देखो ना मैं करता हूं जूम, ऐसा हुआ, ये एंगल मुझे चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, तो अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है आपका, दैट एंगल इज R1 एंड दैट एंगल इज R2, तो ये टोटल कितने हैं 90, ये कितना है 90, तो ये कितना आया 90 माइनस R1, ये कितना आया यहां तक का, दैट इज 90 माइनस R2। तो यहां से क्या किया मैंने, यहां से मैंने लिखा 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 खत्म, R1 R2 उधर गए, तो यहां पे क्या है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट्स इट। भाई साहब समझ आ रही है क्या कहानी आपको, मैंने आपको जो बातें बताई वो बिल्कुल क्लियर है ना। हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके भी निकाल लिया एंगल A, और यहां से भी निकाला, तो दोनों में क्या आता है, उन R1 और R2 का एडिशन ही आता है। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को यहां से बहुत क्लियर हो गई होगी। अब इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, मेरी बात बहुत ढंग से सुनिएगा। ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म हमें मिला, इस एंगल ऑफ प्रिज्म को यूज करते हुए हम एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं कि कितना डेविएशन हुआ, यानी कि हमें अब डेल्टा निकालना चाहिए। अब अगर हमें डेल्टा निकालना चाहिए तो मुझे अब इस डेल्टा को जूम करना चाहिए, इस डेल्टा वाले पार्ट को जूमिंग करना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिएगा यहां से ये इंसिडेंट लाइट ऐसे सीधा जाना चाह रही थी, ठीक है, मैंने ये लाइन सीधी ड्रॉ की, वहां से वो इधर भटक गई, ऐसा ही हुआ ना भाई, ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी और वो यहां से ऐसे भटक गई, और ये वाला एंगल क्या है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से ये जो लाइट है, देखो ये यहां से ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे भटक गई, तो ये एक लाइन नीचे है, ऐसे ये एक लाइन है ना ऐसे नीचे। तो अब मुझे बताओ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, तो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के, ये वाले और ये वाले के बराबर होता है।
इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के बराबर होता है। अब ये एंगल कितने हैं इनको हमें सोचना है। भाई ये एंगल टोटल I1 है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? भाई ध्यान से सुनते रहना यार, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये टोटल एंगल भी I1 ही होगा ना। ये टोटल एंगल I1 है, उसमें से अगर मैं R1 निकाल दूं, इस टोटल एंगल में से इस R1 को निकाल देता हूं, तो कितना बचा ये? तो ये हमारे पास बचा I1, ये वाला क्या कितना बचा हमारे पास? I1 माइनस R1। ऐसे यहां पर भी ये कितना है आपका? I2। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल टोटल कितना होगा? दैट इज I2, और अंदर कौन है? R2। तो बाहर क्या आया? I2 माइनस R2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाला एंगल कितना हुआ? दैट एंगल इज I1, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं, I1 माइनस R1, ये वाला एंगल। और यहां का ये वाला एंगल कितना? देखो ये वाला एंगल, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं इसी एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल कितना आपका? तो ये एंगल मैंने बाहर लिख दिया, मान लीजिए ये एंगल कितना है यहां पे? I2 माइनस R2। कोई दिक्कत दुविधा असमंजस असुविधा? जैसे ये I1 माइनस R1 है, ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज I2 माइनस R2। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो यहां से ये जो अकेला एंगल ऑफ डेविएशन है, दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल टू एंगल्स। क्या? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। क्लियर है ना? बहुत क्लियर है ना ये? तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसको और अरेंज करते हैं, और अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? दैट डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2, माइनस को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या लिख दिया मैंने? R1 प्लस R2। दैट्स इट। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगर ये इक्वेशन आपको यहां तक की समझ आई तो प्लीज आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, या आप इसको बड़ी आसानी से लिख लीजिएगा। मैं साइड हो गया हूं, इसको लिखिए, फिर मैं इसके बाद इसी कहानी को और आगे बढ़ाता हूं और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, आपने किया तो अब मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं भाई, और यहां पे कुछ डेटा लिखना है मुझे। अब ये मैंने हटा दिया, ठीक है बच्चों, ये वाली बात ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, देखो क्या बात करनी है मुझे बात करनी है कि अगर मैं ये कह दूं कि इफ की सेटिंग करते हैं एक, या ऐसा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। होता है स्नेल्स लॉ भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यहां पे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब इस स्नेल्स लॉ में क्या हुआ? इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल एंगल्स, दैट साइन I इज इक्वल टू व्हाट? I, दैट साइन R इज इक्वल टू व्हाट? R। किसके लिए है ये? फॉर स्मॉल एंगल्स। इन छोटे छोटे एंगल्स के लिए हम लोगों ने ये वाला एक आइडेंटिटी, ये वाली एक प्रोसीजर हमने यहां पे लगा दिया। तो यहां से क्या बच गया ये? तो यहां से ये बच गया म्यू इज इक्वल टू, या मैं ऐसा कह देता हूं I इज इक्वल टू म्यू इंटू R। R इधर मल्टीप्लाई होगा, म्यू इंटू R। तो ये अपने पास क्या हुआ? दैट I इज इक्वल टू म्यू इंटू R। अब यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में चेंज करना चाहूं तो क्या? इस इक्वेशन में क्या चेंज करना चाहूंगा कि अगर मैं I को इन टर्म्स ऑफ R लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? क्या लिखता हूं? देखो, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, यार पता नहीं दिखाई दिया क्या नहीं, थोड़ा सा नीचे का इश्यू है, हाँ यहां तक दिखाई देगा। I1 को क्या लिख सकता हूं मैं? I1 लिख सकता हूं म्यू R1, क्योंकि I इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इंटू R। I1 इज इक्वल टू व्हाट? म्यू R1। इसको क्या लिखूंगा मैं? प्लस म्यू R2, माइनस का साइन, बिल्कुल सर, माइनस यहां पे क्या? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दैट इज द इक्वेशन। इस ही इक्वेशन को अब मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यार मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं क्या? तुम्हें कोई आपत्ति इससे? क्या, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मैं इसको हटा ही देता हूं, और ये यहां से हटा देता हूं, ये यहां पे लिख देता हूं। मैं फिजिक्स को हटाया मैंने, सर फिजिक्स को मत हटाइएगा, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हटाया। अब यहां से देखो क्या, यहां से म्यू कॉमन आ गया, यहां से म्यू को कॉमन लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, बाहर आ गया म्यू, अंदर कौन बचा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। वाओ, ये तो अगेन ऐसा ही हो गया, R1 प्लस R2। यहां से देखो क्या कॉमन आता है,
इस म्यू से बाहर क्या आता है, आप समझना इस बात को, ये R1 R2, ये R1 R2, तो यहां से क्या आया, यहां से R1 R2 बाहर आ गया, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको R1 प्लस R2 और अंदर क्या बचा, यहां से बचा 1 और यहां से बचा माइनस के साइन के साथ म्यू और दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। रिपीट 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 सर रिपीट करो, R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया, यहां से R1 R2 बाहर आ गया तो क्या बचा म्यू और यहां से R1 R2 बाहर आ गया तो क्या बचा 1 और ये R1 प्लस R2 किसके बराबर है, दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे क्लियर कट साफ साफ शब्दों में लिख सकता हूं, यहां से देखो इस टैप को फिर दोबारा लिखता हूं, जगह थोड़ी सी कम है, बोर्ड छोटा है ना, थोड़ी सी हाथ तंग है, मतलब बोर्ड में हाथ तंग है ना, तो यहां से क्या हुआ, यहां से मेरे पास बचा ये म्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2, ये बाहर है भाई। अब यहां से दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। अब आपको समझ आया होगा कि ये A कहां से आया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बना, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बना। भाई आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, प्लीज मुझे बताइएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा यहां से दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दैट इज इक्वल टू डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस A। ये भी एक इक्वेशन है भाई, ये भी एक इक्वेशन है, ध्यान सुनने वाली बात है ये भी। यहां पे देखो क्या है, यहां पर I1 प्लस I2 माइनस A, I1 प्लस I2 माइनस A और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये, ओहो छोटा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको यहां पे भी लिख सकते हैं। तो ये I1 प्लस I2 माइनस A, ये एक रिलेशन है। डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है क्या एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है क्या, एक्चुअली ये डिपेंड किस पे करता है। इस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये इन सब पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड, आप पहले इसको लिखिएगा प्लीज, आप पूरी की पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिएगा, उसके बाद ही मैं आगे वर्ड बोलूंगा, तब तक कुछ नहीं बोलने वाला हूं। प्लीज आप इसको लिखें यार, समझे इसको, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट अभी कर दें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूं उसे। चलिए आपने इसे लिखा तो अब मैं है ना हटा दूंगा इसे, भाई देखते रहना। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से देखो कुछ कुछ पार्ट इसमें मैं बचाऊंगा, बाकी सब बात यहां से हटा देता हूं और फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक इसको छोड़ दिया, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा मुझे इसको छोड़ना चाहिए, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पर ये बीच में आ रहा है तो इसको अभी लपेट लेते हैं, मतलब हटा देते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो मैं ये पूरा साफ ही कर देता हूं अब, ठीक है बच्चों। तो अब इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं यार, कि ये कहानी आगे कहां तक जाएगी और क्या क्या इसमें स्पेशल कंडीशन स्पेशल केसेस हो सकते हैं। पहली बात तो हमें ये वाली चीज देखनी है कि यहां पे जो रिजल्ट बना दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू दिस, और एक ये भी फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, देखो मैं यहां एकदम खौफ से लिख रखा था I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहां से एक बहुत ही आपत्तिजनक सिचुएशन ये पैदा हो जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है या नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं। ए तो है, ठीक है, ये तो बात पता लग गया कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म, फिक्स है। क्या आई पे डिपेंड करता है, क्या म्यू पे डिपेंड करता है, आंसर है सब पे डिपेंड करता है। फिर डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन दिस, नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर 3 वेवलेंथ ऑफ लाइट, मटेरियल का टाइप, खैर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं कि दोनों चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये बात तो पक्की है। अब मेरी बात सुनना और उसको समझने की कोशिश करना। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ये जो डिपेंडेंसी है एक्चुअली एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर कोई रिलेशन है तो वो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे एक स्पेशल सिचुएशन आती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ऐसा मुझे कहना चाहिए, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन,
कब से कब यानी कि कितना कम से कम ये डेविएट हो सकती है लाइट रे। इस मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। भाई आप मेरी बात ढंग से सुनिएगा, ये एक एप्लीकेशन या फिर बोलूंगा प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस प्रैक्टिकल अप्रोच को मैं प्रैक्टिकल तो यहाँ पे करा नहीं सकता, बट कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें फील दिला दूं और आपको मैं समझा दूं ये पूरे का पूरा। राइट, देखो यहां से लाइट रे एक ऐसे आई, मान लीजिए ऐसे एक लाइट रे आई, कैसे जाना चाहती है? सीधा जाना चाहती है। ये इसका क्या है, मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। अब देखो यहां से ये ऐसे जाना चाहती है, लेकिन वो लेट अस सपोज मान लिया हमने वो ऐसे चली गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां से जो लाइट रे आई इंसिडेंट, वो एक लाइट रे ऐसे आई, ये यहां पर एक, ये ऐसे चली गई यहां पे, दैट इज 1। हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया और हमने लाइट रे को यहां से भेजा, ज्यादा ही बढ़ा दिया मैंने यार, कोई बात नहीं, हमने यहां से भेजा, दैट इज लाइट रे 2। यहां से ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था बेसिकली, इसको मैं कहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। पहले ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे चली गई है ना, उसको ऐसे हम लोग समझ रहे हैं, वो यहां पर गया, दैट इज 2। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? डिक्रीज। जैसे ही मैंने यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ। ये प्रैक्टिकली हमने देखा, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर हमने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया, इसको यहां से और बढ़ा दिया, दैट इज 3। तो यहां पर क्या हुआ, ये यहां से इधर आ गया, दैट इज 3। ये और कम हो गया भाई। हमने क्या किया, इसको और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने और बढ़ाया। जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया तो ये यहां आ गया, दैट इज 4, दैट इज 4। यानी कि स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो उस टाइम पर एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ कम हुआ कम हुआ। लेकिन हम इसको बढ़ाते ही चले गए, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया तो फिर दोबारा से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा से एंगल ऑफ जो डेविएशन था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। पहले आई के बढ़ाने से ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था, वो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिक्रीज हुआ। और अगर हम आई को और बढ़ाते गए तो फिर वो क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये है वो पूरी की पूरी कहानी, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब हमें ये फील आया कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और इस एंगल ऑफ इंसिडेंट आई में क्या रिलेशन है। अब इस रिलेशन से हमें एक और खास बात सीखने को मिली कि तब भी ये मिनिमम डेविएशन कितना होता है, यहां तक आता है, बस 3 के बाद ये वाला पार्ट है, यहां पर कोई लाइट रे नहीं आई। इसका मतलब ये मिनिमम डेविएशन है, यहां से लाइट हो जाएगी वो बस इतना मिनिमम, इतना डेविएट हो सकती है, अदरवाइज वो ज्यादा डेविएट भी होगी। तो ये मिनिमम डेविएशन है। इस मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, ध्यान सुनना, इस मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये चीज हमें देखने को मिली, ये चीज हमें ऑब्जर्व हुई। क्या चीज ऑब्जर्व हुई भाई? वो ये ऑब्जर्व हुई कि ये आपके इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल यानी कि एंगल I1, और ये नॉर्मल, और ये आपकी ये वाली लाइट रे यानी कि दैट इज R2, यानी कि सॉरी I1 और I2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और जो यहां से जैसे जाके मिले तो ये आपके R1 और ये आपके R2, ये भी दोनों बराबर हैं। ये ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ? फिर से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या ऑब्जर्व हुआ कि I1 I2 के बराबर है और R1 R2 के बराबर है। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया, I1 इज इक्वल टू I2, दैट इज इक्वल टू, हमने मान लिया उसको I, और यहां पे इंटरनल एंगल्स को देखा तो R1 इज इक्वल टू R2, जिसको हमने मान लिया R। ये मिनिमम डेविएशन में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई जो मैंने यहां पर लिखी। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ रिलेशंस थे, एक फॉर्मूला ये भी था हमारे पास, A इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2। अगर मैं मिनिमम डेविएशन पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास एक रिलेशन सेट हुआ, क्या कि अगर ये R1 प्लस R2 बराबर R हो जाए तो क्या, यानी कि इस केस में फॉर मिनिमम डेविएशन A इज इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, R प्लस R, इसका मतलब क्या, A/2 इज इक्वल टू R। कहो बात क्लियर है या नहीं है? कहो बात दिखाई भी दी या नहीं? बिल्कुल दिखाई दिया भाई, सब कमाल है। A/2 इज इक्वल टू R, ये वाली बात एक प्रूव हुई। अब इसी तरह हम एक और बात प्रूव करके दिखाते हैं। देखो क्या, इस वाली बात को भी कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या जाता है, यहां पे देखो क्या, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब क्या, 2I, I1 प्लस I1 यानी कि I प्लस I इज इक्वल टू 2I माइनस A।
यहां से मुझे आई की वैल्यू निकालनी, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन, बट ये क्या है, मिनिमम डेविएशन, यानी यहां पर मुझे एम लिखना चाहिए, दैट इज फॉर मिनिमम डेविएशन। ये इधर गया तो क्या, प्लस ए, ये 2i यहां बच गया तो अपॉन में गया क्या, दैट इज 2। भाई साहब एवं बहन जियो, बालकों, आपको यह बात समझ आई होगी कि दैट i इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम डेविएशन प्लस a बाय 2। ये हमारे पास इस प्रिज्म की सिचुएशन में आया जो हमने निकाला इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट द थिंग्स। अब इसी बात को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो क्या, इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं तो पहले मुझे इसको हटा देना चाहिए क्या, चलिए मैं इसको हटा देता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चल भाई हट जा, इसको मैंने हटा दिया। तो प्यारे बच्चों, बालकों, समझो इस बात को। यहां से एक खास बात यह पैदा हुई कि अगर मुझे अब, ये कैसा चौक है भाई, चलता ही नहीं, अरे यहां से देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यही पार्ट चल रहा है भाई साहब, मिनिमम डेविएशन वाली बात ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको कंटिन्यूअसली। म्यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करना चाहें तो क्या, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, क्या, साइन ऑफ आई की जगह पे ये वैल्यू पुट आएगी, क्या, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2, दैट इज आई, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, ए बाय 2, साइन ऑफ ए बाय 2। भाई साहब ये जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मिनिमम डेविएशन का, एंगल ऑफ प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन के एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म का, ये किसके लिए है, ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, बच्चों ये बात आप याद रखेंगे, मिनिमम डेविएशन में ही केवल ये खेल होगा, बाकी किसी में कोई ये इस तरह का खेल नहीं होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? प्लीज मुझे बताएं। इस मे बी वेरी क्लियर टू यू, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये आपको क्लियर है तो अब मैं आपको कुछ कंडीशंस और कुछ सिचुएशंस बताता हूं। तब भी आपको प्रिज्म की बात करेगा तो प्रिज्म के केस में आपको कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्मुलेज ही याद होने चाहिए। उनमें से मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये है। अगर वो इस तरह की बात नहीं करता है, दूसरी कंडीशन की बात करता है, इनकी नॉर्मल डेविएशन की बात करता है, तो फिर आपको वो वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मिनिमम डेविएशन के लिए नहीं है, नॉर्मल डेविएशन के लिए है। और मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला ये है, या मिनिमम डेविएशन के लिए आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे या फिर आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये मिनिमम डेविएशन के लिए है और बाकी सब नॉर्मल डेविएशन के लिए है। तो यहां पर मैंने प्रिज्म के बारे में पूरी की पूरी कहानी समझाई है, पूरी पूरी सिचुएशंस आपको बताई है। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और सिचुएशन आपको बताता हूं। देखो, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ, कांच के ग्लास का बना हुआ इस तरह का एक पैटर्न था, इस तरह का एक पैटर्न था, उसमें पानी भरा हुआ था अंदर। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से इस तरह का पैटर्न था, ग्लास से बना हुआ, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, मान लीजिए इट्स 3/2। ठीक है, तो बताइए वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का गिवन है, पानी का गिवन है, या फिर जो कांच यहां पे लगा था उस कांच का गिवन है? तो आप क्या समझेंगे? कांच का? नहीं, कांच में तो ऐसी एक लेयर है, पूरी ऐसी एक लेयर ऐसे, तो उसका एक बाहर का पार्ट, एक अंदर का पार्ट, वो तो एक स्लैब है। लेकिन जो भी ये इस तरह का इंक्लाइंड पैटर्न बना हुआ है, वो इंक्लाइंड पैटर्न पानी का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है? तो आंसर वो पानी का बना हुआ है। तो इसलिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देगा वो आपको समझना है कि वो किसका देगा, जिसकी सरफेस, जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरीके से इंक्लाइंड है एक दूसरे के। कांच की इंक्लाइंड नहीं है, कांच की तो ये एक स्लैब है, ये एक अलग स्लैब है। केवल किसकी इंक्लाइंड है? वो पानी ने कांच की शेप में अपना, पानी ने बेसिकली कांच की शेप ली हुई है, तो उस पानी का प्रिज्म बना हुआ है, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होगा? पानी का होगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकिन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में पढ़ाऊंगा, TIR पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसकी सिचुएशन, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, बेसिक बातें, हर एक छोटी चीज मैंने आपको समझाई है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर अच्छे से समझ आया प्लीज लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ किसी बच्चे को अगर ये बात इसमें प्रॉब्लम थी इस टॉपिक में, उसको जरूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब आपको कुछ और नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो बच्चों तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।